क्या अपनी बात मनवाने या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सरेआम कपड़े उतारना ही इकलौता रास्ता बचा है? जरा सोच कर देखिए, महात्मा गांधी की उस ऐतिहासिक दांडी यात्रा से लेकर आज के इस शर्टलेस प्रोटेस्ट तक आखिर हम कहां से कहां आ गए हैं। एक वो दौर था जब बापू ने बिना कोई शोर शराबा किए सिर्फ एक चुटकी नमक उठाकर पूरी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उस शांति, उस सादगी और उस विरोध में कितनी बड़ी ताकत थी। आप गूगल सर्च कीजिए, आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर और यादगार विरोध प्रदर्शनों की सूची में गांधी जी की दांडी यात्रा का जिक्र आता है। लेकिन आज के दौर में विरोध का मतलब ही जैसे बदल गया हो। आज अपनी बात कहने के लिए कैमरों के सामने कपड़े उतारे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अपने ही देश की साख गिराई जा रही है। क्या बिना कोई तमाशा किए सीधी सादी बात कहना किसी को आता ही नहीं, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने और सस्ती पब्लिसिटी पाने का नया तरीका बन गया है? ये कड़वे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने देश को शर्मसार कर दिया। भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 चल रहा था। देश और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, एआई एक्सपर्ट्स और नेता वहां मौजूद थे। तभी अचानक वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे समिट का एजेंडा ही हाईजैक कर लिया। कुछ लोगों ने समिट में आकर अपनी शर्ट उतार दी और शर्टलेस प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। विरोध करना लोकतंत्र में सबका बुनियादी हक है, इस पर कोई बहस नहीं। लेकिन सवाल है कि विरोध का तरीका और सलीका क्या होना चाहिए? क्या किसी इंटरनेशनल इवेंट के बीच इस तरह कपड़े उतार देना सही है? क्या विरोध के नाम पर इस तरह की हरकत को, इस तरह के तमाशे को जायज ठहराया जा सकता है? क्या इस तरह की सनसनी पैदा करने वाली कोशिशों से कोई ठोस समाधान निकलता है, या ये सिर्फ सुर्खियों में आने की एक चाल है? हम कहते हैं ना, अटेंशन सीकिंग। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ भारत मंडपम वाले इस शर्टलेस प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी ही नहीं जानेंगे, इसके पीछे की पूरी सच्चाई और मकसद की पड़ताल भी करेंगे। साथ ही इतिहास के कुछ पन्ने भी पलटेंगे। दुनिया के उन सबसे अनोखे और अजीबोगरीब प्रदर्शनों के बारे में बात होगी जिन्होंने सच में बिना कोई फूहड़पन किए बड़ी बड़ी सत्ताओं की जड़ें हिला दी थी। तो चलिए इस पूरे हंगामे के पीछे का सच समझते हैं और देखते हैं कि इस शर्टलेस प्रोटेस्ट की असल कहानी आखिर है क्या। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से 21 फरवरी तक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया था। 20 फरवरी यानी शुक्रवार को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई को अपनाया गया, जिस पर 89 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसी दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता एग्जीबिशन हॉल में इकट्ठा हुए और मेन डिस्प्ले बोर्ड के पास अजीब सा हंगामा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने पहले अपनी शर्ट उतारी और फिर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। ये देखकर एक पल के लिए पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को समझ ही नहीं आया कि सिक्योरिटी को चकमा देकर ये लोग अंदर कैसे आ गए और ये हो क्या रहा है। कैमरों के फ्लैश चमकने लगे और वहां मौजूद इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान एआई की चर्चा से हटकर अचानक इस तमाशे पर चला गया। जाहिर है, इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में इस तरह का हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत हरकत में आए। उन्होंने आनन फानन में इन प्रदर्शनकारियों को पकड़ा। आम लोग भी उनको रोकने की कोशिश करने लगे। कपड़े पहनाने और ढकने की कोशिश की गई ताकि विदेशी मेहमानों के सामने और ज्यादा किरकिरी ना हो। उन्हें घसीटते हुए हॉल से बाहर निकाला गया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस का पहला फोकस किसी भी तरह से इस इंटरनेशनल आयोजन में हो रही रुकावट को रोकना था। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूथ कांग्रेस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या एक इंटरनेशनल समिट में इस तरह बाधा डालना जरूरी था? तो यूथ कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ये सब किसी शौक में नहीं किया। उनका दावा है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इन युवाओं की सबसे बड़ी नाराजगी हाल ही में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर थी। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इस नए अमेरिकी समझौते के बाद विदेशी एआई कंपनियां भारत में मनमानी करेंगी। इससे भारतीय युवाओं का भविष्य सीधे तौर पर खतरे में पड़ जाएगा। जब इस पूरे हंगामे पर बवाल मचा तो कांग्रेस पार्टी भी अपने इन युवा नेताओं के बचाव में उतर आई। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी नंगई, अपनी थेथरई जो है हम लोगों को नंगा कह करके छिपा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की बेइज्जती 10 लड़कों के इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से नहीं हुई जिनको आपने डिटेन किया है, बल्कि भारत की छवि खराब हुई जब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए।
जब भारत पर 18% टैरिफ लग गया, जब भारत के किसानों को बर्बाद करने का फैसला लेने वाली यूएस डील की गई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि हम हिंदुस्तान तेल रूस से नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान तेल वेनेजुएला से खरीदेगा, तब भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती तब भी हुई थी जब कॉमनवेल्थ के गेम चल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नंगे उस वक्त नंगई कर रहे थे। तो कांग्रेस का तर्क है कि जब संसद में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि कपड़े क्यों उतारे भाई, साधारण प्रदर्शन क्यों नहीं किया गया? इस अश्लीलता और फूहड़पन की क्या जरूरत थी? और जो भी विरोध हो, देश में होना चाहिए। एक ऐसा इवेंट जहां बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान मौजूद हों, वहां इसकी क्या जरूरत थी? यह मकसद ही यही था कि विदेशियों के सामने देश की छवि खराब हो। भारत मंडपम में दुनिया भर की विदेशी मीडिया मौजूद थी और मेन इवेंट से ध्यान खींचने की कांग्रेस की ये एक सोची समझी रणनीति थी। शर्ट उतारकर उन्होंने ऐसे विजुअल्स क्रिएट किए जिसे कोई भी न्यूज चैनल नजरअंदाज ना कर पाए। इस चौंकाने वाली रणनीति ने उनका मैसेज और विरोध सीधे इंटरनेशनल हेडलाइंस तक पहुंचा दिया। उनका मकसद सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में सरकार के समझौते पर सवाल खड़े करना था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं, प्रदर्शन के इस तरीके को कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल अब हर तरफ सिर्फ इसी शर्टलेस प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही है। भारत मंडपम में शर्टलेस प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो सियासी भूचाल आया वो अब भी थमा नहीं है। बीजेपी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में प्रदर्शन किए, सड़कों पर उतरकर कांग्रेस और उनके नेताओं के पुतले फूके। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी इस शर्टलेस प्रोटेस्ट को सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान से जोड़ रही है। उनका आरोप है कि यह सब ऊपर के इशारे के बिना मुमकिन नहीं था। सबसे तीखा हमला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया है। पीएम मोदी ने इस पूरे हंगामे को गंदी और नंगी राजनीति करार दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री का तर्क साफ है कि भारत मंडपम में जो विदेशी मेहमान बैठे थे वो भारत में निवेश करने आए थे। उनके सामने इस तरह का तमाशा करके कांग्रेस ने देश के युवाओं के रोजगार पर ही लात मारने का काम किया है। इस पूरे बवाल में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उनके अपने ही साथियों ने खड़ी कर दी है। इंडिया गठबंधन में इस मुद्दे पर भारी दरार साफ नजर आ रही है। जिन पार्टियों को कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना था वो अब किनारा कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना से साफ पल्ला झाड़ लिया है। अखिलेश यादव का मानना है कि विरोध के तरीके की एक मर्यादा होती है। आप सरकार की नीतियों का विरोध जरूर कीजिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे देश की छवि खराब हो। सुनिए अखिलेश यादव को। उसके बाद जो और हंगामा हुआ है इसके पक्ष में मैं नहीं हूं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कुछ ऐसा ही स्टैंड लिया है। उन्होंने साफ कहा है कि विरोध का ये तरीका और जगह का चुनाव दोनों ही गलत थे। सहयोगी दलों का मानना है कि जब दुनिया भारत की तरफ देख रही हो तब इस तरह के प्रदर्शनों से देश की साख को बट्टा लगता है। इसका फायदा सरकार को ही मिलेगा और विपक्ष की छवि एक तमाशा करने वाली की बन जाएगी। यानी जो दांव कांग्रेस ने मीडिया अटेंशन के लिए चला था वो अब उसी पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी और बड़े नेता ने इस मामले पर कुछ नहीं बोला है।
लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो पुलिस की तरफ से आया है। मामला जब अदालत पहुंचा तो दिल्ली पुलिस ने जो दलीलें दी उसने सबको चौंका दिया। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ कुछ नाराज युवाओं का अचानक किया गया प्रदर्शन नहीं था। पुलिस ने इसे एक सोची समझी और गहरी साजिश बताया है। पुलिस का दावा है कि इस पूरे हंगामे की स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी जा रही थी और इसका इकलौता मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना था। पुलिस ने अदालत में नेपाल में हुए ऐसे ही प्रदर्शन का उदाहरण भी दिया। उनका कहना है कि जिस तरह वहां कुछ ताकतों ने युवाओं को भड़काकर देश विरोधी माहौल बनाया था, ठीक वैसा ही मॉडल भारत में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की थ्योरी है कि इसके पीछे कुछ विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, जो भारत के बढ़ते एआई और टेक सेक्टर से बौखलाई हुई हैं। उनका आरोप है कि इन युवाओं को मोहरा बनाकर भारत विरोधी नारे लगवाए गए और देश के माहौल को खराब करने की साजिश रची गई। पुलिस की इस थ्योरी पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। कोर्ट की टिप्पणी कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट रवि ने अपने आदेश में साफ कहा कि ये कोई जायज विरोध नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था पर खुला हमला है। कोर्ट ने माना कि इस हरकत ने देश की राजनयिक छवि को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत मंडपम से गिरफ्तार किए गए 5 कार्यकर्ता बिहार, यूपी और तेलंगाना के रहने वाले हैं। कोर्ट को डर है कि अगर इन्हें छोड़ा गया तो ये फरार हो सकते हैं या फिर डिजिटल सबूतों और फाइनेंशियल ट्रेल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अदालत ने साफ कर दिया है कि इंटरनेशनल मंच पर इस तरह का हंगामा राज्य की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। तो एक तरफ सरकार इसे देशद्रोह और नंगी राजनीति बता रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे रोजगार और महंगाई की लड़ाई कह रही है, और इनके बीच पुलिस की इंटरनेशनल साजिश वाली थ्योरी ने इस मामले को और भी संगीन बना दिया है। यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रदर्शन भले ही भारी विवादों में घिर गया हो और अदालत ने इसे देश की छवि पर हमला मान लिया हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब विरोध के तरीके लीक से हटकर हुए हैं तो उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। अतीत में से कई अनोखे विरोध हुए हैं जिन्हें उस समय शायद तमाशा माना गया हो, लेकिन आज वो दुनिया के इतिहास में मास्टर स्ट्रोक के तौर पर दर्ज हैं। चलिए इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर दिखाती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1773 की मशहूर बॉस्टन टी पार्टी की। ये कोई चाय की पार्टी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विरोध था जिसने अमेरिका की आज़ादी की नींव रख दी थी। ब्रिटिश संसद ने टी एक्ट 1773 पारित किया था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी उपनिवेशों में सीधे चाय बेचने की अनुमति मिली। साथ ही टैक्स को लेकर भी अमेरिकी कॉलोनीज में भयंकर गुस्सा था। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक बेहद अनोखा और हैरान करने वाला तरीका चुना। वो रात के अंधेरे में बॉस्टन बंदरगाह पर खड़े ब्रिटिश जहाजों में घुस गए। उन्होंने जहाजों पर रखी चाय की सैकड़ों पेटियां समुद्र में फेंक दी। उनका नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। इस एक प्रतीकात्मक विरोध ने पूरे अमेरिका को जगा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया। इसका जिक्र मैंने अपनी एक रिपोर्ट में भी किया था, अगर आपको याद हो। अब अमेरिका से लौटते हैं अपने देश भारत की तरफ। साल था 1930 और ब्रिटिश राज अपने चरम पर था। अंग्रेजों ने नमक जैसी आम जरूरत की चीज पर भी टैक्स लगा दिया था। तब महात्मा गांधी ने जो किया वो आज तक दुनिया के लिए शांतिपूर्ण विरोध की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, कोई शोर शराबा नहीं किया। गांधी जी ने अपने कुछ साथियों के साथ 240 मील लंबी पैदल यात्रा शुरू की, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। उनका मकसद नमक बनाना था। दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र किनारे से सिर्फ एक मुट्ठी नमक उठाया और नमक कानून तोड़ दिया। उस एक मुट्ठी नमक ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। यह विरोध इतना रचनात्मक था कि इसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के स्वतंत्रता संग्राम की तरफ खींच लिया। बिना कोई उग्र प्रदर्शन किए गांधी जी ने दिखा दिया कि असली ताकत विचार और तरीके में होती है। इतिहास में एक और दिलचस्प किस्सा दर्ज है, महिलाओं के मताधिकार को लेकर। 1911 में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश महिला अधिकार कार्यकर्ता इसके लिए लड़ रही थी। उसी साल वहां जनगणना होने वाली थी। सरकार जानना चाहती थी कि कौन व्यक्ति कहां रह रहा है। तो एमिली डेविसन नाम की एक एक्टिविस्ट ने अपना विरोध दर्ज कराने का ऐसा तरीका खोजा जो आज भी हैरान करता है। वो रात के अंधेरे में चुपचाप ब्रिटिश संसद में घुस गई। संसद के बेसमेंट में वो पूरी रात एक अलमारी के अंदर छुपी रहीं। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि जनगणना के रिकॉर्ड में उनके घर का पता संसद भवन दर्ज हो जाए। उनका एक कदम बेहद शक्तिशाली प्रतीकात्मक संदेश यानी सिंबॉलिक मैसेज था।
वो सरकार को बताना चाहती थी कि महिलाएं भी राजनीति और सत्ता के केंद्र का एक हिस्सा हैं और आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये तीनों ऐतिहासिक घटनाएं बताती हैं कि जब विरोध क्रिएटिव और सिंबॉलिक होता है तो उसका असर सदियों तक रहता है। लेकिन क्या भारत मंडपम में हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट को इन ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ये पूरी तरह बेवकूफी भरा कदम था। सरकार या दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने का यह तरीका कहीं से भी जायज नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब जरा आज की दुनिया की तरफ देखते हैं। विरोध का तरीका सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बदला है, बल्कि पूरी दुनिया में लोग ऐसे अजीबोगरीब तरीके अपना रहे हैं जिन्हें देखकर आप अपना माथा पकड़ सकते हैं और सोच सकते हैं ये हो क्या रहा है। कल्पना कीजिए आपके घर के बाहर सड़क पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप क्या करेंगे? शायद नगर निगम को फोन करेंगे या फिर सोशल मीडिया पर फोटो वीडियोस डालकर शिकायत करेंगे। लेकिन कनाडा में लोगों ने जो किया वो गजब था भाई। 2017 में कनाडा के सास्किचवान प्रांत में एक हाईवे पर इतने गड्ढे थे कि गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया था। सरकार सुन नहीं रही थी। तब वहां के लोगों ने बिना कपड़ों के यानी न्यूड होकर उन गड्ढों के पास फोटो शूट करवाए और बाकायदा उसका कैलेंडर बनाकर बेच डाला। इससे सरकार की इतनी फजीहत हुई कि उन्हें तुरंत करोड़ों का बजट पास करके वो हाईवे ठीक करवाना पड़ा। फिर 2019 में कनाडा के ही किंग्स काउंटी इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां एक महिला ने सड़क के गड्ढों से तंग आकर उनमें मिट्टी भरी और सुंदर सुंदर फूल लगा दिए। सड़क रातों रात एक गार्डन बन गई। ये तस्वीरें इतनी वायरल हुई कि प्रशासन को तुरंत वो गड्ढे भरने पड़े। अब फ्रांस की कहानी सुनिए। 2019 में वहां एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए सरकार उस स्कूल को बंद करने जा रही थी। माता पिता ने इसका विरोध करने के लिए ऐसा तरीका निकाला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने विंसेंट पी नाम की एक भेड़ का फॉर्म भरकर स्कूल में दाखिला करवा दिया। और सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई भेड़ों का दाखिला कराकर उन्होंने कागजों पर छात्रों की संख्या पूरी कर दी और वो स्कूल बंद होने से बच गया। है ना, एकदम क्रिएटिव प्रोटेस्ट। जब नीतियां किसान या आम आदमी के खिलाफ होती हैं तो वो अपना गुस्सा कैसे निकालते हैं? साल 2009 में यूरोप में दूध की कीमतें इतनी गिर गई थी कि किसानों का लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। बेल्जियम में हजारों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सीधे यूरोपियन यूनियन के मुख्यालय पहुंच गए। उन्होंने पुलिस और सरकारी इमारतों पर लाखों लीटर दूध की बौछार कर दी। सड़कों पर दूध की नदियां बहने लगी। ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं था, ये किसानों का वो दर्द था जिसे उन्होंने दूध के रूप में बहा दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध का सबसे ताकतवर नजारा साल 2000 में पेरू में देखा था। वहां के राष्ट्रपति एल्बर्टो फ्यूजिमोरी के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी। लोगों ने सड़क पर उतरकर एक अजीब अनुष्ठान शुरू किया, वॉशिंग द फ्लैग। वो हर शुक्रवार को चौराहों पर इकट्ठा होते, पानी और साबुन से अपने देश के झंडे को धोते। उनका संदेश था वो राष्ट्रपति के भ्रष्टाचार से गंदे हो चुके अपने देश को धोकर साफ कर रहे हैं। जब राजनीति में पॉप कल्चर की एंट्री होती है तो प्रदर्शन सीधे दुनिया भर के टेलीविजन स्क्रीन पर छा जाते हैं। साल 2011 में चिली के छात्र एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे थे। पुलिस उन पर आंसू गैस छोड़ रही थी, लेकिन छात्रों ने लड़ने के बजाय प्यार का रास्ता चुना। हजारों छात्र एक चौराहे पर इकट्ठा हुए और उन्होंने किस इन प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सैकड़ों जोड़े एक साथ किस करने लगे। तस्वीरें इतनी पावरफुल थी कि दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थान चिली पहुंच गए और छात्रों की मांग को पूरी दुनिया ने सुना। हॉलीवुड फिल्म एवाटार तो आपने देखी होगी। 2010 में फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल की बनाई जा रही सेपरेशन वॉल का विरोध करने के लिए एवाटार का ही तरीका अपनाया। प्रदर्शनकारी अपने पूरे शरीर पर नीला रंग पोतकर और नकली पूंछ लगाकर नावी बन गए। उनका संदेश था कि जिस तरह फिल्म में बाहरी लोग नावी प्रजाति की जमीन छीन रहे थे, वैसा ही उनके साथ असल जिंदगी में हो रहा है। और आखिर में बात इतिहास के सबसे मशहूर और शांतिपूर्ण विरोध की। साल 1969 में वियतनाम युद्ध चल रहा था। मशहूर संगीतकार जॉन लेनन और उनकी पत्नी योको ओनो ने अपनी शादी के बाद हनीमून के लिए कोई बीच या पहाड़ नहीं चुना। वो एम्स्टरडैम के एक होटल के कमरे में लगातार एक हफ्ते तक बिस्तर पर बैठे रहे। इसे बेड इन प्रोटेस्ट नाम दिया गया। उन्होंने कई मीडिया संस्थानों को अपने बेडरूम में बुलाया और बिस्तर से ही शांति और युद्ध खत्म करने की अपील की। तो ये तो थी इतिहास और दुनिया के उन सबसे अनोखे प्रदर्शनों की कहानी जिन्होंने कभी सत्ता की जड़ें हिलाई तो कभी रातों रात प्रशासन को काम करने पर मजबूर कर दिया। इन सभी कहानियों में एक बात कॉमन है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। जब विरोध में हिंसा नहीं होती, जब वो सिंबॉलिक होता है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। जैसे हमारा चिपको आंदोलन, वो भी कुछ ऐसा ही था। गांधी जी की एक मुट्ठी नमक ने
इसलिए ब्रिटिश राज को हिला दिया क्योंकि उसमें मर्यादा थी और एक बहुत गहरा संदेश था। एमिली डेविसन का संसद की अलमारी में छिपना एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने बिना शोर मचाए महिलाओं की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी। इस तरह के रचनात्मक प्रदर्शनों को सिर्फ अपने देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सहानुभूति और समर्थन भी मिलता है। लोग आपकी बात से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब विरोध अपनी मर्यादा भूल जाता है तो क्या होता है? इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट में देखा। जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतारते हैं तो आपकी असल मांग क्या है ये किसी को याद नहीं रहता। आपका संदेश पीछे छूट जाता है और चर्चा सिर्फ आपके तरीके पर होने लगती है। तभी तो इस प्रदर्शन से कांग्रेस के अपने सहयोगियों ने भी पल्ला झाड़ लिया और अदालत को भी कहना पड़ा कि यह देश की छवि पर एक सीधा हमला था। विरोध करना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन विरोध की भी एक गरिमा होती है, एक जगह होती है। अगर आप उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तो आपका पूरा मकसद ही सवालों के घेरे में आ जाता है। अब फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है, यूथ कांग्रेस का वो शर्टलेस प्रदर्शन मीडिया का ध्यान खींचने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर देश की छवि को दुनिया के सामने खराब करने वाला एक ब्लंडर? और हाँ, आज के इस वीडियो में आपको दुनिया का कौन सा प्रदर्शन सबसे अनोखा लगा या सबसे अच्छा लगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा।